तो हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रश्नवार चर्चा में आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, विद्यापति के संयोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफलता मिली या फिर उनके वियोग श्रृंगार के चित्रण में? अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। यानी कि प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आई थिंक कि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले दोस्तों, विद्यापति के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि जो विद्यापति हैं, इनका जो जन्म है वह 1352 ईस्वी में बिस्पी नामक गांव में बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बिस्पी बिहार में इनका जन्म हुआ था 1352 में, और 1448 में इनका निधन हुआ था। विद्यापति के 3 उपनाम हैं, मतलब इनको मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव ये भी कहा जाता है। ये संस्कृत के महान कवि थे। याद रखना, विद्यापति जी संस्कृत के महान कवियों में से एक हैं, और ये संगीतकार भी थे। साथ में जो जहाँ पे मतलब संगीतकार थे, और ये राज दरबारी कवि भी थे। ठीक है, राज दरबारी कवि, यानी कि राजा के दरबार में भी इन्होंने कविताएं गाई हैं। तो ये सारी जानकारी आई थिंक कि आपको पता चल गई होगी। दोस्तों, विद्यापति की यदि रचनाओं की बात करें तो उन्होंने लिखा है विद्यापति के पद, यानी कि पदावली, और पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम है, और यही जो पदावली है ये आपके सिलेबस में भी मौजूद है। उसके बाद है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विद्यापति जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आइए अब जानते हैं विद्वान की, यानी कि अब मूल प्रश्न का जो आंसर है वो किस प्रकार से हम लिखेंगे कि वो संयोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफलता मिली है या फिर वियोग श्रृंगार के चित्रण में। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के अनुसार जो विद्यापति हैं वह वस्तुतः सौंदर्य के कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति जी हैं ज़्यादातर आपको मिलेंगे सौंदर्य के कवि, यानी कि श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वर्णन किया है। सौंदर्य उनका दर्शन है, और सौंदर्य ही उनकी जीवन सृष्टि है। और याद रखना है, जो ये सौंदर्य है इसको उन्होंने कई रूपों में, यानी कि नाना रूपों में देखा है, यानी कि कई रूपों में इन्होंने इस सौंदर्य को देखा है। और इसीलिए जो सौंदर्य की कविताएं हैं, मतलब उन्होंने एक प्रकार से एक मणिकार की भांति उन्होंने चुना है, संवारा है, सजाया है और आलोकित किया है। सौंदर्य जो रहता है वह मन को बहुत ज़्यादा भाव विह्वल कर देता है और एकोन्मुख कर देता है, और विद्यापति जी यह बात जानते थे। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। चलिए दोस्तों, अब सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। विद्यापति जी के काव्य हैं, उनमें हमें मतलब संयोग श्रृंगार संयोग लिखा है, और वियोग श्रृंगार, इन दोनों ही प्रकार के मतलब काव्य हमें देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पे मूल प्रश्न यही आता है कि किस प्रकार के श्रृंगार में विद्यापति जी को ज़्यादा सफलता मिली। और ये प्रश्न काफ़ी आईएमपी प्रश्न भी है, तो इस प्रश्न को जानना आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके संयोग श्रृंगार की बात करते हैं। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार में इन्होंने क्या किया है, जैसे कि राधा कृष्ण का वर्णन किया है, राधा कृष्ण का वर्णन इन्होंने किया है। तो राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में विद्यापति जी के जो उद्देश्य की बात की जाए तो इनका जो उद्देश्य है वह है, आपके लिए ये मान लो कि इनका उद्देश्य दार्शनिक नहीं था, कि इनके वर्णन में इनका कोई उद्देश्य दार्शनिक है या फिर रहस्यवाद को प्रदर्शित करना है, नहीं। इनका उद्देश्य राधा कृष्ण का वर्णन करने में ये दोनों उद्देश्य नहीं थे। ठीक है, और उन्हें इसलिए मतलब इन्हें कबीर की भांति आप रहस्यवादी कवि नहीं मान सकते हैं। उन्होंने क्या किया विद्यापति जी ने राधा कृष्ण के माध्यम से सौंदर्य बोध को पैनापन और नया आयाम दिया है। तो इन्होंने इन दोनों के माध्यम से सौंदर्य बोध को क्या किया है, सौंदर्य बोध को पैनापन प्लस नया आयाम दिया है। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम को सौंदर्य बोध और पैनापन, ठीक है, मतलब एक प्रकार से दोनों चीज़ें हैं, मतलब सौंदर्य बोध का पैनापन और नया आयाम, ये दोनों ही चीज़ें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वास्तविकता यहाँ पे दिखाई ये देगी कि जो विद्यापति जी का राधा कृष्ण का जो वर्णन है वह नायक और नायिका
भेद जो रहता है परंपरागत काव्य शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित रहता है। तो इनका जो वर्णन है आपको काव्य शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित मिलेगा, काव्य शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्य पॉइंट, यहाँ पर पहले हम वियोग श्रृंगार की बात कर लेते हैं। देखिए वियोग श्रृंगार, तो संयोग की अपेक्षा जो वियोग श्रृंगार है इसमें व्यापक व अनुभूति के दृष्टिकोण प्रबल बनाने की अधिक क्षमता है। तो इसमें क्या है, श्रृंगार को, जो श्रृंगार रस है उसको और ज़्यादा व्यापक, ठीक है, और ज़्यादा व्यापक व अनुभूतिपूर्ण, यानी कि जिससे कि हमें अनुभूति हो, अनुभूति के दृष्टिकोण को प्रबल बनाने की अधिक क्षमता है। मिलन प्रेम की जागृति व वियोग उसकी चरमावस्था है। याद रखना, जो मिलन है वह प्रेम की जागृति है। मिलन क्या है, जागृति है। तो जो वियोग है, वियोग क्या है, वियोग प्रेम की चरम अवस्था है। मतलब यहाँ पे बताया गया है जो वियोग है वह प्रेम की क्या है, चरमा अवस्था, यानी कि चरम अवस्था है। वियोग पक्ष में करुणा के निकट होने के कारण जो मानव संवेदना रहती है उस पर ज़्यादा, इसमें क्या होता है, मानव संवेदना पर कोई वियोग हो जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, क्योंकि किताबी बातें बहुत ज़्यादा मतलब लेने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब जैसे ये हो तुम, ये मान लो ये है भाई तुम, यानी कि यू, और मान लो कि तुम एक लड़की हो, क्या हो, लड़की। ये है भाई एक लड़की, ये प्यारी सी एक लड़की है, ठीक है। और ये है एक लड़का, ठीक है, ये है भाई दो बालों वाला एक लड़का, ठीक है। अब दोनों को क्या हो गया है, दोनों को हो गया है लब, दोनों को लब हो गया, ये मैंने लब बना दिया, ठीक है। क्या हो गया है, दोनों को लब हो गया है। तो भाई जब दोनों को लब होता है तो मान लिया कि जब इनका संयोग हुआ, क्या हुआ, संयोग हुआ, तो विद्यापति जी ने ठीक है किया है, मतलब संयोग का वर्णन किया है। लेकिन जैसे इनका वियोग हुआ, क्या हुआ, इनका वियोग हुआ। अब वियोग में ये लड़की किस प्रकार से तड़प रही है, ठीक है, लड़की जो है वह तड़प रही है, ये इसकी जो तड़प रही है, ठीक है। और लड़के की क्या हालत है, ये कहलाता है वियोग श्रृंगार, ठीक है, वियोग में। और इस प्रकार से उन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये तुम हो, ये तुम्हारा कोई बीएफ है, यानी कि बॉयफ्रेंड है, और दोनों के बीच में यदि संयोग होता है तो उसका तो वर्णन विद्यापति जी ने किया ही है, साथ में वियोग का वर्णन बहुत ही खतरनाक किया है, खासकर लड़की जब तड़प रही है। आप जब पदावली को देखेंगे तो उसमें लड़की की जो तड़प है उसको ही बयां किया गया है, ये एक प्रकार से माना जाता है। तो आई थिंक कि आप लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे कि बात यहाँ पे क्या की जा रही है, ठीक है। बाकी चलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर जो मानव संवेदनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको वियोग श्रृंगार में मानव संवेदनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। और एक प्रकार से काव्य के जो आचार्य रहते हैं, इन्होंने जो वियोग है यानी कि विरह है, ठीक है, वियोग यानी कि क्या होता है, विरह यानी कि बिछड़ जाना, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है पूर्व राग जनित, क्या है, पूर्व राग जनित। दूसरा वाला भाग है मान जनित, और तीसरा भाग है प्रवाह जनित। कौन सा है, प्रवाह जनित। तो ये 3 भागों में इन्होंने मतलब एक प्रकार से जो काव्य आचार्य हैं इन्होंने वियोग को क्या किया है, वर्णित किया है। आई थिंक कि दोस्तों इनकी श्रृंगार संयोग को और वियोग श्रृंगार को आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मेन जो किताबी भाषा यानी कि प्रश्न की जो भाषा का मेन उत्तर है, मैं उसे भी आप लोगों को एक प्रकार से पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सीधी सी बात है, एक मेरे सामने एक उत्तरमाला रखी है और उस उत्तरमाला को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको लिसन करना है। क्या करना है, लिसन करना है। अच्छा, तुम लोग पता है अभी मैं किसी मतलब मैं यदि इस मुद्दे पर मतलब बात करूं कि जीएफ कैसे बनाएं, इतने कान चढ़ा के तुम लोग सुनोगे, और मैं इस मुद्दे पे बात करूं कि बीएफ कैसे बनाएं, अरे तुम्हारे कान मतलब इस मोबाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी कान है ना, यहाँ पे एक साउंड रहता है, तो वहाँ पे तुम्हारे कान आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं प्रश्न का उत्तर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ूंगा ना,
तुम लोग कहोगे सर ये तो बोरिंग हो रहा है, तुम टेंशन मत लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्यापति जी के श्रृंगार वर्णन की। आइए, श्रृंगार वर्णन में संयोग श्रृंगार के वर्णन की, ठीक है, यहाँ पे संयोग भी लिख देना। तो संयोग श्रृंगार के वर्णन की हम बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में जो विद्यापति जी का उद्देश्य है वह दार्शनिक अथवा रहस्यवादी नहीं था, जिससे कि उन्हें कबीर की भांति रहस्यवादी कवि माना जाए। उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से सौंदर्य बोध को पैनापन व नए आयाम दिए हैं। वास्तविकता यह है कि विद्यापति जी का जो राधा और कृष्ण का जो वर्णन है वह नायक नायिका भेद परंपरागत जो काव्य शास्त्रीय संदर्भ है उन पर ही आधारित है। विद्यापति का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें सूक्ष्म निरीक्षण व अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचायक है। उन्होंने जो श्रृंगार है उसके अंतर्गत सभी उद्दीपन व संचारी भाव जो हमारे मन में संचरित होते हैं उनका चित्रण किया है। रूप वर्णन में नक्सिक, वेशभूषा, आकृति, प्रकृति, सुकुमारता आदि का उन्होंने सरसता यानी कि रस के साथ चित्रण किया है। अपने पदों में संयोग श्रृंगार के साथ ही वियोग का संकेत देना भी विद्यापति जैसे चमत्कारी कवि का ही शब्द कौशल है। तो उनके नायक नायिका जो अतृप्त लालसा है उन्होंने लिए हैं, उनकी काम क्रीड़ा तीव्र है। तो याद रखना इनके संयोग श्रृंगार में क्या है, इनकी काम क्रीड़ा, ये बात तो तुम लोग जानते ही होगे, इतने भी नादान मत बनना। इसको इन्होंने क्या किया है, तीव्र किया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न के विरह वर्णन की, ठीक है, वियोग वर्णन या विरह वर्णन, वियोग श्रृंगार की बात कर लेते हैं। तो वियोग श्रृंगार की बात करें तो संयोग की जो अपेक्षा वियोग है उसमें श्रृंगार को व्यापक व अनुभूति के दृष्टिकोण प्रबल बनाने की अधिक क्षमता है। मिलन प्रेम की जागृति व वियोग उसकी चरम अवस्था है। वियोग पक्ष करुणा के निकट होने के कारण मानव संवेदना पर बहुत ही गहरी चोट दे देता है। वह उसके मन को झंकृत कर स्थायी भाव छोड़ता है। करुणा को काव्य के अतिरिक्त धर्म व दर्शन ने भी मानव जीवन का सत्य बताया है। विद्यापति को जो हिंदी काव्य है उसमें विरह वर्णन यानी कि वियोग श्रृंगार का जन्मदाता, याद रखना इनको वियोग श्रृंगार का क्या बोलते हैं, जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता माना जाता है। तो इन्हें जन्मदाता जायस जी को उन्नायक व महाकवि सूरदास जी को चरमोत्कर्ष प्रदायक माना जाता है। तो इस प्रकार से अनुपात की दृष्टि से उन्होंने इस पक्ष को सशक्तता प्रदान की है। तो यहाँ पर एक अंतिम लाइनें जो बची हैं वो ये हैं कि वियोग श्रृंगार की एकादश अनुभूतियाँ हमारी काव्य शास्त्रीय परंपरा की देन है, जिसका विद्यापति ने संस्कृत प्रवीण होने के कारण चातुर्य व शब्द शिल्प अपने काव्य में प्रयोग किया है। वस्तुतः उन्होंने जो भारतीय काव्य शास्त्र की यशस्वी परंपरा है उससे प्रेरणा मिली है, जबकि जायसी का जो वियोग वर्णन है वह सूफी व इस्लामी परंपरा से प्रभावित रहा है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।